मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कोशिका। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 6 है आपका कोशिका तथा ऊतक। तो आइए पढ़ते हैं कोशिका तथा ऊतकों के बारे में। तो कोशिका क्या है? कोशिका मानव की एक मूल संरचनात्मक इकाई है। हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से ही मिलकर बना है और कोशिकाओं का हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के कार्य निश्चित होते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। आइए देखते हैं। हम अपने चारों ओर कई किस्म के प्राणी देखते हैं। ये प्राणी या तो पौधे हैं या जंतु हैं, जो आकार आकृति में देखने पर अलग अलग होते हैं। ये प्राणी कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे कि सांस लेना, गति करना, पोषण और प्रजनन। पौधों में पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं, जबकि जंतुओं में भोजन मुंह के द्वारा ग्रहण किया जाता है। कुछ प्राणियों में अमीबा तथा बैक्टीरिया के शरीर में केवल कोशिकाएं होती हैं। कुछ प्राणियों में, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया के शरीर में केवल एक ही कोशिका होती है, इसलिए इनको एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है। जबकि अधिकतर पौधों व जंतुओं में लाखों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको बहुकोशीय जीव कहते हैं। आगे देखते हैं। सभी सजीव वस्तुएं, पौधे तथा जंतु दोनों ही लघु इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। कुछ कोशिकाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना देख पाना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन अधिकांश कोशिकाएं छोटी होती हैं और उन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना देखा नहीं जा सकता। आगे चलते हैं। कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कोर्क की परत में छोटे छोटे तंदूर के आकार की रचनाओं की खोज की तथा उन्हें कोशिका का नाम दिया। उसके बाद जर्मन वैज्ञानिक एम गिल्डन तथा टी श्वान ने कोशिका सिद्धांत को निम्न प्रकार से बताया कि सभी पौधे तथा जीव और प्राणी अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और सभी कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से समान होती हैं, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं और जीव के शरीर में कोशिकाओं का संगठन उसकी रचना को बताता है। कोशिका का कार्य जीव के कार्य को निर्धारित भी करता है। आगे चलते हैं, देखते हैं कोशिकाओं के गुण। तो कोशिकाएं विभिन्न आकार व आकृति की होती हैं। कुछ बहुत छोटी होती है और कुछ बहुत बड़ी होती है। छोटी बैक्टीरिया का आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोन तक होता है तथा जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका का व्यास 135 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक होता है, जो कि शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी होती है। विभिन्न कोशिकाएं आकार में अलग अलग होती हैं। कोशिकाएं असतत नली के आकार की, त्रिकोणीय, अंडाकार, वृत्तीय तथा शंक्वाकार, लंबी व सर्पिलाकार भी हो सकती हैं। यानी कि इनकी जो आकार व आकृति है, इसमें से किसी भी प्रकार की हो सकती है। दूसरे के शरीर या कोशिका का आकार एक शरीर से दूसरे शरीर या एक प्राणी से दूसरे प्राणी में बदलता रहता है। जैसे कि अमीबा की कोशिका असतत होती है, लेकिन यूग्लिना और पैरामीशियम की कोशिका लंबी होती है। आगे देखते हैं। कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को एकत्रित करती हैं और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी करती हैं। जल संतुलन को बनाए रखती है, पर्यावरण में परिवर्तन से क्रिया करती हैं और अन्य कोशिकाओं से प्रजनन भी करती हैं। वस्तुओं को आवर्धित करने हेतु उपयोग होने वाले यंत्र। तो कोशिका के ब्रह्मा परीक्षण से केवल इसके विभिन्न भागों को देखा जा सकता है।
उदाहरण पौधों के बाह्य परीक्षण से हम केवल इसके विभिन्न भागों को देख सकते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल आदि। मनुष्य में हम सिर, मुंह, भुजाएं, टांगे आदि छाती को देख सकते हैं, लेकिन विशेष उपकरणों की सहायता से हम सजीवों के विभिन्न भागों की आंतरिक संरचना को भी अच्छे से देख सकते हैं। यह विभिन्न भागों के पतले व सूक्ष्म खंड बनाकर किया जाता है तथा कुछ उपकरणों की सहायता से निरीक्षण करके किया जाता है। हैंडलेस एक ऐसा उपकरण है जो पौधे के विभिन्न भागों का अध्ययन करने में मदद करता है। क्या होता है हैंडलेस, आइए देखते हैं। तो यह एक कांच है जो दोनों ओर से उत्तल होता है और इसे बाइकॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। प्राय हैंडलेस एक फ्रेम में जुड़ा होता है जिसमें एक हैंडल भी लगा होता है। आपने देखा होगा किसी को कभी कि एक लेंस होता है, उससे हम ऐसे करके किसी छोटी चीज को देखते हैं तो वो हमें थोड़ी बड़ी दिखने लगती है, तो इसको हैंड लेंस कहा जाता है। आगे देखते हैं आपका सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक दूसरा उपकरण है जो सजीवों की आंतरिक संरचना के साथ साथ सूक्ष्म जीवों के अध्ययन करने में भी सहायता करता है। हैंडलेस की सहायता से कुछ वस्तुएं अधिक बड़ी दिखाई नहीं दे सकती। बहुत सूक्ष्म संरचनाओं को देखने के लिए हमें एक सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। सूक्ष्मदर्शी में एक से अधिक लेंस लगे होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक से ज्यादा लेंस लगे हुए हैं। ये एक ऐसा उपकरण होता है जो उन सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम आंखों से या हैंडलेस से भी सीधे नहीं देख सकते। आइए देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की संरचना, जो यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई भी गई है कि यह एक ऊपरी नलीकार भाग होता है जिसे बॉडी ट्यूब कहते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी में ऊपरी का जो भाग है वह नलीकार होता है और बॉडी ट्यूब कहलाता है। इसके दोनों सिरे पर उत्तल लेंस होते हैं। ऊपरी भाग एक आवर्धनकारी लेंस होता है जिसे नेत्रिका कहा जाता है। निचले भाग में एक स्थान होता है जहां 2-3 आवर्धनकारी लेंस जुड़े होते हैं। ये अभिदृश्यक कहलाते हैं। अभिदृश्यक लेंसों की क्षमता 5 गुना, 10 गुना, 40 गुना आदि हो सकती है। फिर वस्तु के परीक्षण के लिए इसे अभिदृश्यक के कांच पर रखा जाता है तथा दर्पण से होते हुए प्रकाश को वस्तु पर डालते हैं और समायोजन पेज की सहायता से बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे करके हम नेत्रिका द्वारा वस्तु को देख सकते हैं। आगे देखते हैं कोशिका। तो कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका किस किस से मिलकर बनी है, इसके क्या क्या कार्य, आइए पढ़ते हैं। सजीवों की कोशिकाओं की तुलना किसी बिल्डिंग की ईंटों से की गई है। जैसे कि बिल्डिंग की ईंटें एक बिल्डिंग को आधार प्रदान करती है, उसका बेस होती है, ऐसे ही हमारे शरीर में कोशिका एक बिल्डिंग की ईंट की तरह कार्य करती है, वह हमारे शरीर को आधार प्रदान करती है। तो कोशिका हमारे शरीर की आधारभूत इकाई है। ठीक वैसे ही कोशिका किसी सजीव की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। जैसे बिल्डिंग परस्पर आकार व आकृति में अलग होती है, वैसे ही प्राणी भी परस्पर अलग अलग होते हैं। लाखों वर्षों से कोशिकाएं जीवित हैं, लेकिन 17वीं शताब्दी से पूर्व उनके सूक्ष्म आकार के भाग नहीं देखे गए थे। कोशिकाओं के बड़ा होने पर ये इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन्हें बिना किसी उपकरण के आंखों से सीधा नहीं देखा जा सकता। लेंस व सूक्ष्मदर्शी की खोज होने पर कोशिकाओं को देखा जा सका और प्राचीन सूक्ष्मदर्शी इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे जितने कि वर्तमान में पाए जाते हैं। आजकल 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग की जितनी छोटी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। कोशिका के भाग, तो कोशिका के कितने भाग हैं? कोशिका को 3 संख्यात्मक भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और जो प्रोटोप्लाज्म है, केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के 2 अलग अलग भाग कहलाते हैं। कोशिका के सजीव अंग, तो कोशिका के सजीव अंगों में आता है हमारी कोशिका झिल्ली,
कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं तथा इसको हम पारगम्य झिल्ली भी कहा जा सकता है। यह एक जीवित पतली नाजुक लचीली होती है जो कोशिका का बाहरी भाग बनाती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कुछ पदार्थ को अंदर तथा बाहर आने जाने देते हैं। कोशिका को यह जीवित रखती है, इसलिए ही इसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। यह प्रोटीन तथा लगभग लिपिड से बनी होती है। ये झिल्ली एक तेलीय पदार्थ प्रदान करती है। कोशिका के प्रोटीन और लिपिड दोनों गति कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली को कोशिका का एक गतिशील भाग बनाती है तथा कई बहुकोशिकीय प्राणियों की झिल्लियां बहुत लचीली होती हैं तथा अपना आकार बदल सकती हैं। बहुकोशीय प्राणु की जो कोशिका होती है, झिल्लियां इसकी गति कर सकती हैं। किसी जीव की जीवित कोशिका इससे हटती है तो वह मर जाती है। आगे देखते हैं, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर निर्जीव संचयन होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि पादप जो कोशिकाएं होती हैं उसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति से पादप कोशिकाओं को कठोर व स्थिर आकार प्राप्त होता है। सेल्यूलोज पौधे को सहारा देने में मदद करता है और ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। फिर है आपका केंद्रक। तो केंद्रक कोशिकाओं के बीच में स्थित एक प्रमुख गोलाकार कोशिकीय घटक होता है, यानी कि ये कोशिका का एक घटक है। ये अंडाकार तथा असतत और पाली युक्त हो सकता है। अधिकतर कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वह प्राय एकल केंद्र होता है। मानव, यकृत तथा कुकुरमुत्ता में 2 या 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में कोई भी केंद्रक पाया नहीं जाता। एक छिद्रयुक्त केंद्रिका झिल्ली द्वारा शरीर के शेष भागों से अलग होती है। कुछ निश्चित पदार्थ इस झिल्ली में से जाकर गुजरते हैं तथा जब वे केंद्रक और कोशिका द्रव्य में जाते हैं तो कुछ बड़े कण छिद्रों से होकर गुजरते हैं। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक होता है, यानी कि कोशिका का जो नियंत्रक है वह हमारा केंद्रक कहलाता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक का द्रव्य युक्त भाग होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यह एक द्रव्यमान युक्त पदार्थ है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो क्रोमेटिन पदार्थ द्रव्यमान के रूप में नहीं बचता लेकिन अलग संरचना को बना लेता है जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स के अंदर ही हमारे जीन होते हैं जो कोशिका के पैतृक गुणों को निर्धारित करते हैं। केंद्रक में 1 या 2 छोटी छोटी संरचनाएं भी होती हैं जिसको केंद्रिका कहा जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, साइटोप्लाज्म जिसको हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली इनके बीच में स्थित कोशिका का द्रवयुक्त भाग ही साइटोप्लाज्म कहलाता है। किसके बीच होता है? ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में घुले हुए जो पदार्थ होते हैं वो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं इसके ऊपर तैरती रहती हैं। आइए आगे देखते हैं कोशिका द्रव्य के भाग। तो कोशिका द्रव्य के भाग निर्जीव तथा किसी निश्चित तंत्र को बने होते हैं। साइटोप्लाज्म में एकत्रित भोजन और घुले हुए पदार्थ पाए जाते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। ग्लाइकोजन की कणिकाएं। ग्लाइकोजन कणिकाएं केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। यह मुख्यतः यकृत तथा पेशी कोशिकाओं में पाई जाती हैं। फिर है आपके खनिज लवण। तो खनिज लवण विभिन्न पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। स्टार्च कण पादप कोशिकाओं के मुख्यतः एकत्रीकरण अंगों जैसे अदरक, चावल, आलू, मक्का में पाया जाता है। और वसा के कण जंतुओं की एपिडोस कोशिकाओं में, नारियल में तथा सरसों, अखरोट की कोटिलीडन में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, रिक्तिकाएं। तो रिक्तिकाएं क्या है?
कोशिका के अंदर होने वाली जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया हैं, उसके बाद कुछ रासायनिक उत्पाद कोशिका के अंदर ही जमा हो जाता है, जो रिक्तिका कहलाता है। यह कोशिका द्रव्य में उपस्थित स्वच्छ क्षेत्रों या स्थानों में इकट्ठा होता है। ये स्वच्छ स्थान जो एक झिल्ली से घिरे रहते हैं, वही हमारी रिक्तिका कहलाती है। पादप कोशिकाओं की अपेक्षा इनकी संख्या कम होती है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी तथा संख्या में ज्यादा होती हैं। अमीबा में रिक्तिकाएं भोज्य कणों को इकट्ठा करती हैं तथा खाद्य रिक्तिकाएं कहलाती हैं। फिर है आपकी सीलिया तथा कशाभिकाएं। तो कुछ प्राणियों में कोशिकाओं पर उनके बाहरी पृष्ठ पर उभार होते हैं, जो प्राणियां या कोशिकाओं की गति करने में मदद करते हैं, जबकि सीलिया लंबाई में छोटे तथा कशाभिकाएं लंबाई में उभारी होती हैं। सीलिया पैरामीशियम में पाए जाते हैं, जबकि कशाभिकाएं यूग्लिना और क्लाइमाडोमोनास में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य गाढ़ा जेली के जैसा एक पदार्थ है जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर सजीव पदार्थ है। इसके दो अलग अलग क्षेत्र हैं, केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर जीव द्रव्य केंद्रक द्रव्य है तथा केंद्रक के बाहर जो कोशिका द्रव्य है वह जीव द्रव्य होता है। यह दोनों भाग कोशिका के अंदर की स्थिति पर निर्भर करते हैं। पादप तथा जंतु कोशिकाओं के बीच उभयनिष्ठ गुण, ऐसे गुण जो पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं, उभयनिष्ठ गुण कहलाते हैं। आइए देखते हैं इनमें क्या क्या समानताएं होती हैं। तो पहला है, दोनों में ही प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, दोनों में ही केंद्रक पाया जाता है और दोनों में ही अंतःप्रदवी जालिका तथा गोल्गी काय, लाइसोसोम्स तथा राइबोसोम पाए जाते हैं। जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर। तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती तथा जंतु कोशिकाओं में हरित लवक भी नहीं होता। तारक केंद्र जंतु कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं। जंतु कोशिकाओं में सामान्यतः छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। फिर है आपकी पादप कोशिका। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिकाओं में हरित लवक होता है। तारक केंद्र नहीं पाया जाता, केवल कवक और शैवाल जैसे निम्न पादपों में तारक केंद्र होते हैं। पादप कोशिकाओं में केवल एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। फिर है आपके कोशिकांग। तो विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए बहुत सारी कोशिकाएं संगठित होती हैं तथा विशेष भागों तक निश्चित क्रियाएं करती हैं। इनमें से कुछ विशेष क्षेत्र कोशिका द्रव्य के बाहर फैले रहते हैं, जिनको कोशिकांग कहते हैं, और ये कोशिकांग विभिन्न विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं। एक कोशिका का तभी संचालन होता है यदि इसके सभी भाग साथ साथ कार्य करते हो। फिर है आपके जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर। तो जो आपकी कोशिका भित्ति होती है वह कोशिका भित्ति कठोर छिद्र युक्त तथा निर्जीव तथा सेलुलोज की बनी होती है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होती है। यह स्वतंत्र पारगम्य होती है। तो बेटा यहाँ पे पादप झिल्ली की बात हो रही है, पादप कोशिका की बात हो रही है। इसका मतलब आपने देखी होगी हेडिंग जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका, ये दोनों आपस में बदल गई हैं। इनको आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पे जंतु कोशिका की जगह पादप कोशिका आएगा और यहाँ पे पादप कोशिका की जगह जंतु कोशिका आएगा, यानी कि ये पादप कोशिका की विशेषता है और ये जंतु कोशिका की विशेषता है। आइए देखते हैं। यह कोशिका जो हमारी जंतु की कोशिकाएं होती हैं वह कठोरता प्रदान करती हैं। यह कोशिकाओं को बाह्य क्षति से बचाती हैं। यह जाल व खनिज लवणों के एक कोशिका से दूसरे कोशिका पे जाने की सहायता करती है। फिर है आपकी प्लाज्मा झिल्ली।
प्लाज्मा झिल्ली एक पतली, लचीली, सजीव तथा अर्धपारगम्य झिल्ली है। यह लिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यह जीव द्रव्यों को चारों ओर से घेरती है। पादप कोशिकाओं में यह जंतु कोशिका को यांत्रिकी सहायता देती है और जल कणों, आयनों तथा कोशिका इसके चारों ओर के बीच के पदार्थ को आवागमन को नियंत्रित करते हैं। फिर है कोशिका द्रव्य। तो जो पादपों में कोशिका द्रव्य है वह एक चिपचिपा समांगी पदार्थ होता है, सजीव पदार्थ होता है, जो कोशिका के केंद्रक को चारों ओर से घेरता है। और जंतु का जो है इसमें कई एंजाइम की क्रिया होती है। कोशिकांगों तथा अंतःवेशनों को तैरने व जीवन प्रक्रियाओं के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। यह जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। फिर है अंतः पृथ्वी जालिका। अंतः प्रदव्य जालिका झिल्ली मुड़ी हुई नलिकाओं का तंत्र है। यह कोशिका भित्ति के साथ ही रहती है तथा केंद्रक के साथ संचित रहती है। यह कोशिकाओं को रूप व कठोरता प्रदान करती है। यह कोशिकाओं को बाह्य क्षति से बचाती है तथा जल व खनिज लवणों को एक दूसरे से दूरी पर जाने में सहायता करती है। पादप के अंदर लाइसोसोम कोश जैसी संरचनाएं हैं जिनमें पाचक एंजाइम्स होते हैं और मुख्यतः जंतु कोशिका तथा कुछ पादप कोशिकाओं में एल्ब्यूमिनस की बीज पत्ते तथा एल्ब्यूमिनस बीजों का एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं तथा दूसरी तरफ ये भोजन कणों के पाचन में सहायता करते हैं और इनको जंतुओं में आत्मघाती थैलिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया तथा विषाणुओं से सुरक्षा करते हैं। फिर है सेंट्रियोल्स के साथ सेंट्रियोल्स। तो पादप में झिल्ली रहित छोटी खोखली बेलनाकार संरचनाएं हैं जो एक स्थान पर उपस्थित रहती हैं। इन्हें सेंट्रोसोम्स कहा जाता है। ये केवल जंतु कोशिकाओं के केंद्र के ठीक बाहर पाए जाते हैं। दूसरी तरफ है आपकी जंतु कोशिकाएं। इसके अंदर क्रोमेटिड्स की गति में ये सहायता करते हैं और सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन प्रारंभ करते हैं। फिर है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड सजीव दोहरी भित्ति वाली संरचनाएं हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद है इसके अंदर जंतु कोशिका के अंदर कोई भी प्लास्टिड नहीं पाए जाते तथा क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के स्थान तथा कोशिकाओं की रसोई है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में उपस्थित पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है तथा क्लोरोप्लास्ट कीटों को परमाणु हेतु आकर्षित करने के लिए फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार अलग अलग होता है। ये गोलीय या नलीकार होते हैं। ये सजीव हैं तथा 2 झिल्लियों से घिरे रहते हैं। आंतरिक दीवार मुड़ी होने के कारण इनके अंदर क्रिस्टी बन जाती है। दूसरी तरफ ये एटीपी ऊर्जा उत्पादन तथा कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का एकत्रीकरण स्थान है। ये कोशिका के पावर हाउस भी कहलाते हैं। राइबोसोम्स यह अंतःप्रदेवी जालिका से जुड़ी सूक्ष्म घनी संरचनाएं हैं तथा पादप जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से फैली संरचनाएं होती हैं। दूसरी तरफ राइबोसोम इसमें एमिनो एसिड से प्रोटीन निर्माण के स्थान हैं। गोल्गी काय। तो गोल्जी काय चपटे कोशों, पुटिकाओं तथा रिक्तिकाओं के बने होते हैं। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में केंद्रक के पास ये पाए जाते हैं। पादप कोशिका में डिक्टियोसोम कहलाते हैं। यह हार्मोन तथा एंजाइम्स को एकत्रित करते हैं। यह इसके स्पर्म से एकोसोम्स में बनने से बनते हैं। फिर है आपकी रिक्तिका। तो रिक्तिका एक निर्जीव सुस्पष्ट गुहा है जिसमें जलीय कोशिका द्रव्य रहती है। यह प्राय पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और दूसरी तरफ यह जल, खनिज लवणों तथा भोजन शर्करा के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करती है। फिर है आपका केंद्रक। पादप कोशिकाओं में केंद्रक एक घना गोलीय सजीव अंग है जिसमें पैतृक पदार्थ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तथा यह प्राय कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है। केंद्रक द्रव्य विलंबित केंद्रिका क्रोमोसोम्स इसमें ही
उपस्थित होते हैं। दूसरी तरफ जंतुओं में कोशिकाओं के सभी प्रक्रियाओं के साथ साथ कोशिका विभाजन को यह नियंत्रित करता है और अगली संतति में पैतृक गुणों या जीन्स को पहुंचाता है। आगे चलते हैं, कोशिकाओं में विभिन्नता। तो सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, हमें पता ही है, सबका कार्य अलग होता है। भले चाहे वो संरचना में एक जैसी हो, लेकिन सभी का कार्य अलग अलग होता है। तो जैसे कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य सभी कोशिकाओं में उभयनिष्ठ होती है, लेकिन कोशिका के आकार, रूप व घटकों में बहुत ज्यादा भिन्नता दर्शाते हैं। ये गुण उन क्रियाओं से संबंधित है जो कोशिकाओं को करती है। एक कोशिकीय प्राणी में सभी जीवन क्रियाएं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन और एकल कोशिका द्वारा होता है, जबकि बहुकोशीय जीवों में ये क्रियाएं कोशिकाओं के विभिन्न समूह के द्वारा विभाजित होती हैं और बहुकोशीय जीवों में ये गुण श्रम विभाजन कहलाते हैं। आगे देखते हैं कोशिका का आकार। तो कुछ पादप और जंतु कोशिकाएं सीधे आंखों से बिना उपकरण के दिखाई देती हैं, लेकिन अधिकतर कोशिकाएं केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखी जाती है। यहाँ पे उदाहरण है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी जंतु कोशिका है, जिसकी लंबाई 170 से 135 मिलीमीटर जितनी होती है। बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा कोशिकाएं सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। आगे चलते हैं, पौधों में शैवाल कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि शैवाल को एसिटाबुलेरिया भी कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव एकल कोशिका से बना होता है, जो लंबाई में लगभग 10 सेंटीमीटर तक का होता है, जैसे कि पौधे, जूट व सन के रेशे कुछ सेंटीमीटर लंबे ही होते हैं। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तथा इसकी लंबाई लगभग 90 माइक्रोमीटर होती है। कुछ तंत्रिका कोशिका 1 मीटर से अन्य लंबी होती हैं। कुछ रुधिर कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं। एक जीवित रुधिर कोशिका लगभग 9 माइक्रोन की होती है। आगे देखते हैं, कोशिका की आकृति। तो सजीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति तथा संख्या में विविधता पाई जाती है, जैसे कि हमारे शरीर की श्वेत रक्त कणिकाएं आकृति में लगातार बदलती रहती हैं और अमीबा की कोशिकाएं भी आकृति में लगातार बदलती रहती हैं। अधिकतर कोशिकाएं अपने पूर्ण जीवन में अपनी नियत आकृति को बनाए रखती हैं। आगे देखते हैं, कोशिका की आकृति उसके कार्य से संबंधित है। तंत्रिका कोशिका इस संबंध को दर्शाती है कि यह लंबी होती है, शाखाओं में बटी होती है तथा इस पर तंतु जैसी प्रोजेक्शन बनी होती है। यह शरीर के विभिन्न भागों में संदेशों को भेजती है। फिर है कोशिका की संख्या। तो अमीबा, पैरामीशियम एवं जीवाणु जैसे जीवों का शरीर केवल एक कोशिकाओं से बना होता है। इन्हें एक कोशिकीय तथा वे जिनमें अनेक कोशिका होती है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में इनकी संख्या भिन्न व बहुत ज्यादा होती है। पहले इनकी संख्या कम होती थी, जैसे शैवाल। कुछ तो शैवालों में अधिकतर पौधों व जंतुओं में लाखों कोशिकाएं होती हैं। एक नए जन्मे बच्चे में कम से कम 2000 लाख कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं कोशिका का विभाजन तथा इसकी वृद्धि। तो प्रत्येक प्राणी एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाएं पहले जीवित कोशिका से बनती है और प्रत्येक कोशिका 2 भागों में बट जाती है। एक कोशिका जीव केवल एक कोशिकाओं जैसे अपने जीवन को शुरू और समाप्त करते हैं। कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने के कारण बहुकोशिकीय जंतु में वृद्धि भी होती है। कोशिकाएं प्राय विभाजित होती हैं तथा विभाजित होने पर इनकी संख्या बढ़ती है। इसको कोशिका विभाजन कहा जाता है। विभाजित कोशिका को मात्र कोशिका तथा उससे उत्पन्न कोशिका को संतति कोशिका कहा जाता है। कोशिका वृद्धि करके पुरानी हो जाती है तथा मर जाती है और विभाजन के द्वारा उत्पन्न इन कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ जाती हैं। इसलिए कोशिका हमारे शरीर में मरती रहती है तथा नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं ऊतक। ऊतक क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो बनता है वह ऊतक कहलाते हैं। यह हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में।
तो बहुकोशीय जीवों में कोशिकाओं का समूह एक निश्चित क्रिया के लिए बना होता है, जो कि कोशिकाओं के इन समूह को ही उत्तक कहा जाता है, जैसे संवहनीय उत्तक, जाइलम एवं फ्लोएम। पौधों में जल को मिट्टी से वायवीय भागों में तथा पत्तियों द्वारा बनाए जाने वाले भोजन को निचले भागों में पहुंचाते हैं। फिर है आपके पादप उत्तक, ऐसे उत्तक जो पौधों में पाए जाते हैं। तो बहुकोशिकीय पौधों में दो प्रकार के उत्तक होते हैं। पहला है आपका विभ्यतोजक और दूसरा है आपका स्थायी उत्तक। जो आपके विभ्यतोजक उत्तक है, यह जड़ व तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं, जहां तीव्र वृद्धि होती है तथा इस ऊतक की कोशिकाएं गोल व लंबी होती हैं। फिर है इसके कार्य। तो वृद्धि के क्षेत्र में कोशिकाएं होती हैं जो जड़ की लंबाई में वृद्धि करती हैं। व्यवस्था के क्षेत्र में कोशिकाएं होती हैं जो चारों ओर स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। विभेद्य क्षेत्र में विभिजन कोशिकाएं होती हैं, यह जड़ों की वृद्धि में सहायता करती हैं। फिर आते हैं आपके स्थायी ऊतक, जो कि हमारे विभेदोजकों से स्थायी ऊतक बने होते हैं, परंतु इनकी अपेक्षा उनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। स्थायी ऊतक हमारे निम्न प्रकार हैं, जिसको सरल ऊतक कहा जाता है। सरल ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं, मृदुतक, स्थूलकोण तथा दृढ़ोदक। जो मृदुतक है वह जड़, तना, पत्ती, फूल आदि भाग से बने होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। फिर है स्थूलकोण उत्तक, जिसको यह द्विबीजपत्री तनों, पत्तियों के पर्णवृंत, फूल, टहनियों आदि पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। प्रकृति में ये उत्तक लचीले होते हैं तथा यह स्थूलकोण कोशिकाएं भोजन भी एकत्रित करती हैं। दृढ़ोदक जो कि आपके तीसरे नंबर के हैं, यह द्विबीजपत्री पौधों के एपिडर्मिस और संवहन बंडलों में पाए जाते हैं। यह पौधों के विभिन्न भागों को मजबूती प्रदान करते हैं। ये आपकी यहाँ पे तीनों में तुलना बताई गई है, जैसे कि मृदुतक, स्थूलकोण और दृढ़ोदक। इन तीनों में क्या क्या अंतर है, तो अभी हमने इनके बारे में ऊपर अच्छे से पढ़ाई था कि ये सजीव कोशिकाओं से बने हैं और ये भी सजीव कोशिकाओं से बने हैं, तथा दृढ़ोदक ये निर्जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। जो इधर वाले मृदुतक हैं, यह जड़, तना, पत्ती, फूलों तथा एपिडर्मिस कोर्टेक्स में पाए जाते हैं और स्थूलकोण द्विबीजपत्री एपिडर्मिस, तनों, फूल, टहनियों आदि में पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार आपके कुछ इनकी तुलना बताई गई है, जो हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर है आपके जटिल उत्तक। तो ये उत्तक कई प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। भोजन तथा जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना इनका मुख्य कार्य होता है। इनको संवहन उत्तक भी कहा जाता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, जाइलम या फ्लोएम। जाइलम पौधों में समस्त भाग को जल पहुंचाने का काम करता है तथा फ्लोएम पौधों के समस्त भाग को भोजन पहुंचाने का काम करता है। ये दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। आगे देखते हैं जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक के मुख्य प्रकार निम्नवत हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। जो कि पहला है एपिथेलियम ऊतक या उपकला। तो उपकला कोशिकाओं की पतली या सुरक्षा परत है, जो सभी कठोर भागों की बाहरी व भीतरी रेखाओं को ढकती है। उपकला की कोशिकाएं एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ती हैं कि इनके बीच में कोई स्थान नहीं होता। इनके आकार, व्यवस्था, कार्य के आधार पर इन्हें निम्नलिखित चार प्रकारों में बांटा गया है, जो है आपके स्तंभकार, शल्की उत्तक, रोमहावी उत्तक और ग्रंथिल उपकला उत्तक। फिर है आपके एपिथेलियन उत्तकों तथा उपकला के कार्य। तो ये क्या करते हैं, पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं, शारीरिक अंगों को ढककर उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। त्वचा में एपिथेलियम उत्तक पसीना भी उत्पन्न करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। यह पाचक रस को एकत्रित करके भोजन को पचाने में भी मदद करते हैं। फिर है आपके दूसरे संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक विभिन्न उत्तकों व अंगों को जोड़ते हैं। संयोजी उत्तक के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है आपका टेंडन, लिगामेंट्स, उपास्थि उत्तक तथा अस्थि उत्तक। तो जो आपका टेंडन है, यह मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं, रस्सी की भांति मजबूत होते हैं तथा प्रोटीन व कोलेजन के बंधे हुए बंडलों से ये बने होते हैं। फिर है लिगामेंट्स, ये खुरदरे रेशे वाले उत्तकों की पट्टियां हैं,
जो शरीर के विभिन्न अंगों को जकड़े रहती हैं, जैसे कि हृदय तथा हड्डियां परस्पर जुड़ती हैं। फिर है आपके उपास्थि ऊतक। यह है पारदर्शी छिद्र विहीन बिना सजीव वाहिनियों और तंत्रिका ऊतकों वाले लचीले ऊतक होते हैं। इसमें एक मोटा अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है जिसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। फिर है अस्थि। अस्थि एक कठोर छिद्रयुक्त ऊतक है जो रक्त नलिका व तंत्रिका से रक्त की अच्छी आपूर्ति करता है। यह सजीव कोशिकाओं तथा अकार्बनिक लवणों के कठोर द्रव्यमान जैसे कैल्शियम फास्फोरस के यौगिकों को शक्ति देता है। कैल्शियम व फास्फोरस हड्डियों को कठोर बनाता है। फिर है आपका रक्त। तो रक्त एक तरल संयोजी पदार्थ है जो कोशिका एवं द्रव्य भागों से बना होता है। रक्त के कोशिकीय भागों में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। इसमें प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। पचे हुए भोज्य पदार्थ को शरीर विभिन्न अंगों तक पहुंचाना रक्त का मुख्य कार्य होता है। फिर है आपके तीसरे पेशीय ऊतक जिनको पेशियां भी कहा जाता है। पेशी ऊतक शरीर की पेशियां बनाते हैं। ये मांसपेशियों के सिकुड़ने व फैलने से शरीर में गति करने में मदद करते हैं। पेशी ऊतक लंबी व बेलनाकार कोशिकाओं का बंडल होते हैं जैसे कि हृदय, पेट, आंत आदि। आगे देखते हैं पेशी ऊतकों के प्रकार। तो पेशी ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित तथा हृदय पेशी। जो रेखित है वो मनुष्य की इच्छा के नियंत्रण में होते हैं, जैसे कि हमारी टांगे, भुजाएं रेखित पेशियों के द्वारा ही गति करती हैं। फिर है अरेखित। ये पेशी अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती, इन पर धारियां नहीं होती तथा ये चिकनी पेशियां भी कहलाती हैं, जैसे कि पेट व आंत की चिकनी पेशियां पाचन पथ से भोजन को ले जाती हैं। फिर है आपकी हृदय पेशी। ये पेशियां केवल हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती हैं, जो कि ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों पेशियों के गुण इसमें होते हैं। फिर है आपकी तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें तंत्रिका कोशिकाएं भी कहते हैं। ये शरीर की तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका एक संरचना से बनी होती है जिसको कोशिका काय कहा जाता है। कोशिका का एक केंद्रक तथा अधिक लंबे बालों जैसी संरचनाएं जिन्हें डेंड्रोन कहते हैं से बना होता है। इनमें से एक लंबी होती है जिसे तंत्रिका कहते हैं। दिमाग तथा रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका ऊतक होते हैं। यहाँ पे आपको तंत्रिका कोशिका का एक चित्र भी दिखाया गया है। आगे देखते हैं बेटा इस पाठ के स्मरणीय तथ्य। तो सभी सजीव वस्तुएं दोनों ही लघु इकाइयों की बनी होती है जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका एक आधारभूत रचना है जो किसी जीव की सभी क्रियाओं या जीवन प्रक्रियाओं को करती है। पादप व जंतु कोशिका के तीन भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिकाएं तथा केंद्रक। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली से घिरा होता है और केंद्रक को घेरने पर जीव द्रव्य बन जाता है। सजीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या तथा आकृति में विविधता होती है। कोशिका विभाजन बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि का आधार है। ऊतक एक रूप कोशिकाओं का समूह है जो एक विशेष कार्य करता है। जंतु ऊतक मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियम, संयोजी, पेशी तथा तंत्रिका ऊतक। आगे देखते हैं बेटा अभ्यास। तो चलिए इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो नंबर 1 है आपका आकार में बहुत छोटी होती हैं। तो आकार में रिक्तिका, कोशिका, साइटोप्लाज्म या सीलिया। आकार में सबसे छोटी आपकी सीलिया होती हैं। फिर है कोशिका भित्ति होती है जो कि पादप में पाई जाती है तथा सेलुलोज की बनी होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया है जिसे बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है, यानी कि सभी सजीव वस्तुएं, पौधे तथा जंतु डैश इकाइयों की बनी होती है।
तो सभी सजीव वस्तुएं, पौधे तथा जंतु लघु इकाइयों के बने होते हैं। फिर है आपका डैश में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक्स में ये तीनों पाए जाते हैं। फिर है आपका डैश सजीवों की आधारभूत इकाई है। तो कोशिका सजीवों की आधारभूत इकाई है। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। आगे देखते हैं प्रश्न का, निम्नलिखित के नाम बताइए। पौधों में संवहन उत्तक, पीले रंग के बाह्यदलपुंज की कोशिकाओं के प्लास्टिड, केंद्रक के विभिन्न भाग तथा रक्त की कोशिकाएं। तो बेटा इसे आप स्वयं के द्वारा घर पे ही करेंगे, इनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तथा प्रश्न घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन्हें आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से यह पाठ समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।